हरे कपड़े पहने चारों कल्टीवेटर्स उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने अचानक सफेद कपड़े पहनी दो औरतों को आते देखा, लेकिन तुरंत ही वे झुककर सलाम करने लगे। मार्शल आंट हान, मार्शल आंट लियू। कमजोर सी औरत जिसका चेहरा पीला था और आंखें बड़ी बड़ी थीं, उसने नरमी से कहा, बस काफी है, ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जूनियर मार्शल सिस्टर लियू और मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुन ली हैं, अब हमें सब कुछ बताओ और पूरा सच बताना। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही हो। ये औरत थी हान युंजी, वही औरत जिससे हान ली कई बार पहले मिल चुका था। हालांकि उसका चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन उसका शरीर अब नाजुक और भी आकर्षक लग रहा था, और इस दौरान उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब वो अर्ली कोर फॉर्मेशन पर पहुंच चुकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल आंट हान, मार्शल नेफ्यू हुक्म मानेगा। चार हरे कपड़ों वाले कल्टीवेटर्स की ओर से उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया। हान युंजी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे बढ़ी। उसने ज़मीन पर एक साफ जगह देखी और वहां बैठ गई। दूसरी औरत की आंखें बाज जैसी और भौहें लंबी थीं। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर बेफिक्री झलक रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारा गुनाह छोटा नहीं है। अगर तुम सच में स्पिरिट नेसेंट को ढूंढने में नाकाम रहे तो डर है कि तुम्हारे मास्टर भी तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर चारों में मौजूद औरत कल्टीवेटर का चेहरा डर से बदल गया। बूढ़ा शख्स कड़वी हंसी हंसा और ईमानदारी से बोला, मार्शल नेफ्यू जानता है कि उसका कसूर अटल है, लेकिन हमें सच में गलत फंसाया गया है। उम्मीद है मार्शल आंट्स हमारे हक में मार्शल एंसेस्टर से कुछ कहेंगी। वो औरत आलस से अपने हाथ फैलाते हुए बोली, उसके होंठ चमक रहे थे। ओह, तो क्यों न तुम खुद ही सब समझाओ। जिसने नासेंट सोल को बंधन में डाला था वो अब 500 किलोमीटर दूर है। हमें अभी उसे पकड़ना तो वैसे भी नामुमकिन है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं है। जी, जब हम स्पिरिट नासेंट को कुनमू माउंटेन्स ले गए थे तो मार्शल अंकल डिंग ने बहाना बनाकर, फिर उस बूढ़े शख्स ने इज्जत से स्पिरिट नासेंट के भागने, फिर दोबारा पकड़े जाने और उसके बाद फू क्लैन के खत्म होने की पूरी कहानी बता दी। हान युंजी शांति से सुनती रही। उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर रहा, जैसे उसका दिल पहले से ही मजबूत हो। इसके विपरीत लियू नाम की औरत बार बार जिज्ञासा से देखती और उसकी नज़रें चमकती, जैसे वो बूढ़े शख्स की बातें बड़े ध्यान से सुन रही हो। एक नीली रोशनी की लकीर स्टेट ऑफ यूएनवू और स्टेट ऑफ यूए की सीमा पर चमकी। हान ली को मिली जानकारी के मुताबिक अब स्टेट ऑफ यूए पर गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का कब्जा था। उनका मुख्यालय मास्कड मून सेक्ट वाली पुरानी जगह पर बना हुआ था, और जहां टाई यूए माउंटेन्स में येलो मेपल वैली हुआ करता था, वो अब एक शाखा का स्थान बन चुका था। जब हान ली स्टेट ऑफ यूए में दाखिल हुआ तो वो सीधा टाई यूए माउंटेन्स की तरफ उड़ चला। कुछ भी नहीं बदला। जब हान ली पत्थरों के बड़े ढेर पर खड़ा था, उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। पहले उसने अपनी गुफा वाली जगह को खुद ही तबाह कर दिया था, ये डरकर कि कहीं डेविल डाओ के कल्टीवेटर्स उसे ढूंढ न ले। अब इतने सालों बाद वो जगह वीरान हो चुकी थी, पर किसने सोचा होगा कि उस मलबे के नीचे अब भी एक कल्टीवेटर की गुप्त गुफा छिपी होगी। कुछ देर खुद से बड़बड़ाने के बाद हान ली ने हाथ उठाया। उसकी आंखों से सफेद रोशनी झलकी और उसने कई विशाल एप पपेट्स बाहर निकाल दिए। वो तेजी से मलबा हटाने लगे। पपेट्स ने अलग अलग रंगों की लाइट बीम्स छोड़कर रास्ता बना दिया और नीचे गुफा तक जाने का मार्ग साफ कर दिया। रास्ता साफ होते ही हान ली ने पपेट्स को बाहर पहरा देने का आदेश दिया और खुद अंदर चला गया। गुफा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो छोड़कर गया था। उसे कोई घुसपैठ का निशान नहीं मिला, जिस पर उसे काफी सुकून मिला। वो यहाँ सिर्फ यादों के लिए नहीं आया था। असल वजह थी वो स्पिरिट वेल स्प्रिंग जो उसकी छिपी हुई जगह में था। भले ही उसके पास जेड स्पिरिट वेल और स्पिरिट वेल ट्री जैसी चीजें थीं, लेकिन एक और स्पिरिट वेल का होना हमेशा फायदेमंद ही था। ये वाला छोटा था, लेकिन चूंकि वो पहले से स्टेट ऑफ यूए में था, उसे ये भी अपने साथ ले जाना ही था। स्पिरिट वेल स्प्रिंग अब भी सही सलामत थी और उससे सफ़ेद स्पिरिचुअल छी की लहरें उठ रही थीं। हान ली का चेहरा जटिल हो गया। उसे याद आ गया जब वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में नया नया दाखिल हुआ था और उसने ये स्पिरिट वेल खोजा था। वो पल उसे ऐसे याद आया जैसे कल की ही बात हो, और उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ आईं। हान ली कुछ देर तक खोया रहा, फिर उसने खुद को संभाला। दोनों हाथों से एक इनकैंटेशन जेस्चर बनाते हुए उसने स्पिरिट वेल पर कई मैजिक सील्स मारे। तुरंत ही वो चमकने लगी और जमीन हिलने लगी। हान ली बिना भाव बदले बैठ गया और एक अजीब हैंड सील बनाकर स्पिरिट वेल को घूरने लगा। स्पिरिट वेल का पानी घूमने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। पानी ऊपर उठकर गहरा काला भांवर बनाने लगा। एक हैरान कर देने वाली स्पिरिचुअल छी की लहर पूरे कमरे में फैल गई। हान ली का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये स्पिरिचुअल छी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को संभाला और एक्सट्रैक्शन जारी रखा। पास की जमीन और जोर से कांपने लगी और अचानक स्पिरिट वेल से तेज पीली रोशनी फूटने लगी।
ये रोशनी मुड़कर बदलने लगी और स्पिरिट वेल सिकुड़ने लगा और ज्यादा चमकने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी गायब हो गई और हान ली ने लंबी सांस छोड़ी। अब उसके सामने एक गहरे पीले रंग की मुट्ठी जितनी बड़ी गेंद हवा में तैर रही थी। नीचे जमीन में अब सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा बचा था जहां स्पिरिट वेल हुआ करता था। हान ली मुस्कुराया, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। बाहर रखे पपेट्स पर हमला हो रहा था। हालांकि अभी वो टूटे नहीं थे, लेकिन साफ था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। हान ली ने तुरंत एक जेड बॉक्स निकाली और उस पीली गेंद को सावधानी से उसके अंदर रखा, फिर बिजली की तरह बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि काले कपड़ों में कुछ कल्टीवेटर्स उसके एप पपेट्स को घेर कर हमला कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर एक भूरे कपड़े पहना मध्यम उम्र का शख्स खड़ा था, जो हैरानी से ये सब देख रहा था। हन ली के अचानक आने से सब कल्टीवेटर्स दंग रह गए और भूरे कपड़े वाला शख्स चिल्लाया कि हमला रोक दो। तुरंत ही काले कपड़ों वाले कल्टीवेटर्स ने हमला रोक दिया और उसके पास लौट आए। नीली रोशनी आसमान में चमकी और हान ली सामने आ गया। वो चुपचाप सबको देखता रहा और अपने नेसेंट सोल कल्टीवेशन की ताकत दिखा दी। भूरे कपड़े वाले शख्स ने हान ली को देखा और उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सीनियर, गलत मत समझिए, हम जूनियर्स का कोई बुरा इरादा नहीं है, बस हमें यहाँ की स्पिरिचुअल छी अजीब लगी तो हमने सोचा देखने आ जाएं। मैं गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का यू हुन हूँ, मास्टर स्प्लिंटर्ड सोल का डिसाइपल। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। मास्टर स्प्लिंटर्ड सोल। हन ली ने भौहें सिकोड़ लीं। ये नाम उसे जाना पहचाना लगा। कुछ सोचने के बाद उसे याद आया, ये गोस्ट स्पिरिट सेक्ट का वही नासेंट सोल एक्सेंट्रिक था जिसके बारे में ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का वो सिल्वर हेयर्ड बूढ़ा शख्स कह रहा था कि वो बेहद निर्दयी है और उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हान ली सोच में डूबा, यूहन ने नोटिस किया कि सीनियर उसके मास्टर का नाम पहचान गया है। इससे उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी डर बना रहा। उसने मजबूरी में मुस्कुराकर कहा, सीनियर अगर मेरे मास्टर को पहचानते हैं तो शायद उनके जानकार होंगे। मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि सीनियर यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, वरना मैं पास भी नहीं आता। अगर मैं किसी तरह सीनियर की मदद कर सकता हूँ तो बताइए, वरना मुझे जाने की इजाजत दें ताकि मैं आपके रास्ते से हट जाऊँ। भले ही वो शख्स बाहर से डरावना दिख रहा था, लेकिन अंदर से चालाक और धूर्त था। कुछ सवाल पूछने के बाद वो बेहद झुककर पेश आया। असल में किसी अज्ञात नेसेंट सोल कल्टीवेटर की मौजूदगी ने उसका पसीना छुड़ा दिया था। हन ली बिना भाव बदले उसे घूरता रहा और कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस 100 मीटर तक फैला दिया। उसे और कोई कल्टीवेटर आसपास नहीं मिला। लग रहा था ये लोग सच में बस संयोग से यहाँ पहुँचे थे और वे अकेले ही आए थे। अगर ऐसा था तो हनली के अंदर मार डालने की इच्छा उठी। अब वो येलो मेपल वैली का कल्टीवेटर नहीं बल्कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का एल्डर था। वो किसी भी हालत में इन गोस्ट स्पिरिट सेक्ट वालों को छोड़ नहीं सकता था। ऊपर से कभी गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के यंग मास्टर ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और वो पुराना बदला अब भी उसके दिल में था। और ये भी सच था कि हान ली गुप्त रूप से स्टेट ऑफ यूए में दाखिल हुआ था। अगर ये बात गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के एक्सेंट्रिक्स तक पहुंच गई तो वो उसका पीछा करेंगे और मुसीबत ही मुसीबत होगी। ये शख्स तो जैसे ही हान ली ने चुपचाप हमला करने की तैयारी की, उसी वक्त काले कपड़े वाले कल्टीवेटर्स में से एक बूढ़ा आदमी अचानक हान ली को देखकर हैरानी से चिल्ला उठा। तो आखिरी बार ट्रायल ऑफ ब्लड एंड फायर एपिसोड 35-45 में देखा गया था, जब हान ली ने उसकी यादें मिटा दी थीं। इससे पहले उनकी मुलाकात तब हुई थी जब हान ली ने उससे गोल्डन सिंसेरिटी ब्रश लिया था। नोट, उनके सरनेम होमोनिम है। हन ली का सरनेम है हन और हन युंजी का सरनेम है हन। एक अजीब सी चमक हन ली की आंखों में दिखी। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और ठंडे अंदाज में बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हान ली की बर्फीली नज़र से बूढ़ा आदमी कांप उठा और जल्दी से बोला, नहीं, मैं गलतफहमी में हूँ। जूनियर कैसे आपको पहचान सकता है? हान ली ने ठंडेपन से ठुड्डी सहलाते हुए कहा, तो तुम मानते हो कि तुम गलत थे? उसकी नज़र बाकी लोगों पर घूमी जैसे वो बूढ़े की बात मान चुका हो। सलेटी कपड़े पहने आदमी ने बूढ़े को अजीब नज़रों से देखा। उसे कुछ अटपटा लगा, लेकिन वो इस मामले को खींचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसकी सारी कोशिश बस हान ली को खुश करने और किसी तरह भाग निकलने की थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, हान ली धीरे से बोला, क्योंकि तुम गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स हो और तुमने मेरा पता लगा लिया है, तुम्हारी किस्मत खराब है, मैं तुम्हारी जान लूंगा। ये कहते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी बाँह झटकी और उसके बाजू से 10 से ज़्यादा नीली तलवारों की रोशनी निकली। जैसे ही वो बाहर आईं, वो धुंधली होकर 40 से भी ज़्यादा तलवारों की रोशनी बन गईं और काले कपड़ों वाले कल्टीवेटर्स पर टूट पड़ीं। सलेटी कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने जैसे ही हन ली की आवाज़ सख्त होते सुनी, उसका दिल बैठ गया। हन ली के उस भयानक हमले को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। बेशक वो मौत के आगे झुकने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपना शरीर घुमाया और अनगिनत काले छी की लहरें छोड़ दीं जो उसके चारों ओर छा गईं। उस धुंध से एक सुनहरा और एक चांदी का कांटा निकला, जो सुनहरी और चांदी की अजगर में बदलकर उसके आगे खड़े हो गए।
फिर वो कल्टीवेटर पूरी ताकत से पीछे की ओर धुआं बनकर उड़ने लगा, बाकी साथियों को अपने हाल पर छोड़कर। सिर्फ बूढ़े को छोड़कर बाकी सभी गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स हन ली की तलवारों की बौछार में कट कर मारे गए। बूढ़ा डर से जड़ हो चुका था। तभी हान ली ने अपनी उंगली से इशारा किया। एक पतली नीली किरण तलवारों से निकलकर सीधे बूढ़े के शरीर में घुस गई और उसे जमीन पर गिरा दिया। हान ली ने बूढ़े पर अब और ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र उस सलेटी कपड़ों वाले कल्टीवेटर पर गई जो 300 मीटर दूर भाग चुका था। हान ली ने ठंडी हंसी हंसते हुए तलवारों की ओर इशारा किया। एक ही झटके में 100 से ज्यादा तलवारों की रोशनी एक साथ मिलकर एक विशाल नीली तलवार बन गई। जाओ, हान ली ने धीरे से कहा। वो विशाल तलवार गूंजती हुई रफ्तार से आगे बढ़ी और एक पल में ही काले धुएं के बीच धमाके से नीली रोशनी चमकी। उस वार ने काला छी और दोनों अजगरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सलेटी कपड़ों वाला कल्टीवेटर चीखता हुआ खून की धुंध में बदल गया। हन ली ने अपनी मैजिक ट्रेजर वापस बुला ली और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने जमीन पर पड़े बेहोश बूढ़े की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने हाथ उठाकर बूढ़े के सूखे शरीर को अपनी ओर खींच लिया। उसकी हथेली से नीली रोशनी चमकी और उसने बेधड़क उसे बूढ़े के सिर पर रख दिया। एक कप चाय पीने जितना समय गुजरा और उसकी हथेली से आग भड़क उठी। बूढ़ा राख बनकर बिखर गया। हन ली हवा में तैरता रहा, हाथ पीछे बांधे हुए, और उसके चेहरे पर हैरानी भरी शक्ल थी। वो डिसाइपल जिसे हारमोनियस बॉन्ड सेक्ट में छोड़ा गया था, डोंगशनर, उसने कोर फॉर्मेशन कर लिया। लेकिन ये अजीब है कि वो मुझ पर लोग क्यों भेजेगी। असल में उस बूढ़े की पहचान बड़ी पेचीदा थी। वो कभी हारमोनियस बॉन्ड सेक्ट का डिसाइपल था, लेकिन उसने सेक्ट के कानूनों का उल्लंघन किया था और डरता था कि उसकी सोल रिफाइन कर दी जाएगी। इसीलिए उसने अपना चेहरा और पहचान बदल ली और गोस्ट स्पिरिट सेक्ट में छुपा रहा। हान ली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं था। उसे झटका ये लगा कि डोंगशुएनर ने सचमुच गोस्ट स्पिरिट सेक्ट और हारमोनियस बॉन्ड सेक्ट के कई डिसाइपल्स को हान ली की खोज में भेजा था। वो तो 9 नेशंस अलायंस तक भेज दिए गए थे। लगता था बूढ़े ने हान ली को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उसने उसका पोर्ट्रेट पहले देखा था। उस वक्त हान ली स्कैटर्ड स्टार सीज में था और मामला अधूरा रह गया। अभी हान ली उलझन में था। उसे इतना घमंड नहीं था कि डोंगशुएनर उस पर फिदा हो गई होगी। जाहिर है इसके पीछे कोई और वजह थी कि वो लगातार उसकी तलाश कर रही थी। अफसोस ये रहा कि बूढ़े की सेक्ट में कोई ऊंची हैसियत नहीं थी, इसलिए उसके पास और जानकारी नहीं थी। हान ली ने कुछ देर सोचकर सिर हिलाया और ये बात दिमाग से निकाल दी। इतने साल बीत जाने के बाद अब ये बात उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। ऊपर से अब तो वो नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, तो चिंता की कोई वजह ही नहीं थी। ये सोचकर हान ली ने गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के मरे हुए कल्टीवेटर्स की लाशें संभालीं और येलो मेपल वैली की दिशा में एक नज़र डालकर ताई युए माउंटेन रेंज से रवाना हो गया। लेकिन हान ली को पता नहीं था, उसी वक्त जब उसने उस सलेटी कपड़ों वाले कल्टीवेटर को मारा, एक काले कपड़ों वाला सूखी खाल वाला कल्टीवेटर ध्यान से जाग उठा। उसके माथे पर बल पड़े और उसने सांस छोड़ते हुए अपनी जेब से एक काला हड्डी का ताबीज निकाला। उसने उस ताबीज को घुमाया और पैनी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। फिर वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। लंबे गलियारे से गुजरते हुए वो एक बड़े हॉल में पहुंचा और पत्थर की कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में सफ़ेद रोशनी चमकी और उसने एक छोटा कांसे का घंटा निकाला। घंटी को हल्के झटके से बजाया और उसकी गहरी गूंज चारों तरफ फैल गई। उसने घंटी समेट ली और वहीं शांत बैठा रहा। थोड़ी ही देर में 3 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स हॉल में दाखिल हुए। 2 मर्द और एक औरत। वो तीनों झुककर उसके सामने खड़े हो गए। काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, अभी अभी तुम्हारे 6th जूनियर मार्शल ब्रदर का लाइफ मेडालियन बुझ गया। लगता है उसकी बुरी मौत हुई है। मुझे नहीं पता कि असल में क्या हुआ, लेकिन वो मेरा डिसाइपल था। उसकी मौत ऐसे ही अनदेखी नहीं छोड़ी जा सकती। कातिल को ढूंढो और उसे मेरे सामने जिंदा लाओ। मुझे पूरी कहानी जाननी है। तीनों कल्टीवेटर्स पहले तो चौंके, फिर तुरंत झुककर बोले, जैसा आप आदेश दें मास्टर, हम तुरंत निकलते हैं। काले कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने सिर हिलाया और बोला, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे पास कातिल इमॉर्टल्स होल्ड में होना चाहिए। फिर वो बिना कुछ कहे हॉल से बाहर चला गया। अब हॉल में बस वही 3 डिसाइपल्स बचे। कुछ सोचने के बाद मजबूत चेहरे वाले कल्टीवेटर ने आदेश दिया, 5th जूनियर मार्शल सिस्टर, तुम तुरंत ताई युए माउंटेन्स वाली ब्रांच को वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मैन भेजो। देखो क्या उन्हें 6th जूनियर मार्शल ब्रदर के साथ हुई घटना का पता है। अगर नहीं तो कहो कि वो लोग कातिल का पता लगाएं। जूनियर मार्शल ब्रदर कुए, तुम्हारा ब्रांच मास्टर से अच्छा रिश्ता है। उससे कहो कि वो देखे कहीं हाल में कोई हाई ग्रेड कल्टीवेटर स्टेट ऑफ यूए में तो नहीं आया। साथ ही हम सब अपने अपने डिसाइपल्स को भेजते हैं ताकि वो 6th जूनियर मार्शल ब्रदर के आखिरी ठिकाने की जांच करें और कोई सुरागा लाएं। जब ये जानकारी वापस आ जाए तब हम सब साथ चलकर उस शख्स को पकड़ेंगे, क्योंकि वो 6th जूनियर मार्शल ब्रदर को मार सका। उसकी कल्टीवेशन काफ़ी ऊंची होगी, इसलिए सावधानी से चलना। बाकी 2 कल्टीवेटर्स में से एक मध्यम उम्र की औरत थी जो अब भी सुंदर लग रही थी, और दूसरा कढ़ाईदार कपड़े पहने एक अजीब सा स्कॉलरली आदमी था। औरत मुस्कुराई, लेकिन स्कॉलरली आदमी का चेहरा बिगड़ गया। कुछ देर बाद उसने मन मारकर सिर हिला दिया।
ये देखकर मजबूत चेहरे वाले कल्टीवेटर ने ठंडी नज़रों से कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर के, मुझे पता है कि तुम्हारा 6th जूनियर मार्शल ब्रदर से झगड़ा था, लेकिन ये काम मास्टर ने हमें दिया है। तुम्हें पता है कि अगर तुमने आदेश टाला तो क्या होगा। याद रखो, 2nd सीनियर मार्शल ब्रदर और 7th जूनियर मार्शल ब्रदर को भी गलत काम संभालने पर सज़ा मिली थी। स्कॉलरली आदमी ने कड़वी हंसी हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है। भले ही हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वो मर चुका है और ये काम मास्टर ने मुझे दिया है। निश्चिंत रहो 3rd सीनियर मार्शल ब्रदर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मजबूत चेहरे वाला कल्टीवेटर धीरे से बोला, अगर जूनियर मार्शल ब्रदर हालात समझता है तो चलो निकलते हैं। तीनों फिर अलग अलग कामों में जुट गए। कुछ दिन बाद गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने वो जगह ढूंढ निकाली जहां हान ली ने उस दल को मारा था। फिर हान ली की पुरानी केव रेजिडेंस भी मिल गई। जब स्प्लिंटर्ड सोल के 3 डिसाइपल्स ने ये सुना, वो डिसाइपल्स के साथ ताई युए माउंटेन्स पहुंचे। वहां जाकर वो हैरान खड़े रह गए क्योंकि वहां सिर्फ एक बड़ा गड्ढा बचा था जहां कभी स्पिरिट वेल हुआ करता था। उसी समय बहुत दूर एक जगह हान युनजी और वो औरत जिसका सरनेम लियू था, स्टेट ऑफ यूए में प्रवेश करने के लिए तेजी से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार कर रहे थे। तोस्ती डोंगशेनर एक औरत थी जिसे पहली बार एपिसोड 45-50 में पेश किया गया था। वो बहुत चंचल और फ्लर्ट करने वाली थी जिसने कई मर्दों को बहकाया। आखिरकार उसके एंसेस्टर ने उसे हान ली के साथ जोड़ दिया। बाद में उसे हार्मोनियस बॉन्ड सेक्ट ने अपहरण कर लिया। जिंग प्रांत राज्य यूए के उत्तर पश्चिम में स्थित था। क्योंकि ये इलाका काफ़ी दूर दराज था, यहाँ ज़्यादा शहर नहीं थे बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव फैले हुए थे। प्रांत की सीमाओं के अंदर छोटे पहाड़ और टीले बहुत थे और कई ऐसे सुनसान इलाके थे जहाँ लोग कम ही जाते थे। इसी वजह से जिंग प्रांत में बाकी प्रांतों से कहीं ज़्यादा डकैत रहते थे और यहीं जांगहू मार्शल आर्टिस्ट भी सबसे ज़्यादा भटकते थे। हालांकि कभी कोई बड़ा जांगहू गुट इस क्षेत्र को एकजुट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ से कई ज़बरदस्त किरदार ज़रूर निकले। डकैतों का सामना करने के लिए बॉडीगार्ड और कारवां की सुरक्षा करने वाले उभर कर खड़े हुए। एक दिन जिंग प्रांत की एक सुनसान कच्ची सड़क के किनारे वही नज़ारा हो रहा था जो यहाँ अक्सर देखने को मिलता था। 100 से भी ज़्यादा तगड़े तगड़े आदमी फटे पुराने कपड़ों में, सिर पर काली पगड़ियाँ बांधे हुए, 30 नीले कपड़े पहने हथियारबंद आदमियों को घेर कर खड़े थे। ये नीले कपड़े वाले अपने बीच में खड़े कई रथों की रक्षा कर रहे थे। मतलब साफ था, एक तरफ डकैत थे और दूसरी तरफ कारवां के गार्ड। डकैतों के पीछे 3 काले कपड़े पहने आदमी खड़े थे जिनका चेहरा आपस में काफ़ी मिलता जुलता था। वे ठंडी नज़रों से लड़ाई देख रहे थे और बीच बीच में उनकी आंखों में खून की प्यास जैसी चमक आ रही थी। रथों के पास कई नौजवान और बुजुर्ग सेवक जैसे कपड़े पहने लोग खड़े थे। सबके हाथ में डंडे थे और चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। 4 रथों के अंदर औरतें और बच्चे बैठे थे, सब शानदार कपड़े पहने हुए। सबसे आगे वाले रथ में एक शांत स्वभाव का मध्यम उम्र का आदमी बैठा था जिसने विद्वान जैसे वस्त्र पहने थे। उसकी लंबी और चमकदार दाढ़ी मूछें थीं। वो इतना कमज़ोर दिखता था जैसे एक मुर्गी भी न हरा सके, लेकिन उसमें एक ऐसा रुआब था कि कोई भी उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता था। उसके सामने बैठा था एक मोटी दाढ़ी मूछों वाला आदमी जिसने नीले कढ़ाईदार वस्त्र पहने थे। उसकी बाहें मजबूत और मोटी थीं, नज़रें तेज और जोशीली। वो जांगहू का एक दुर्लभ पीक एक्सपर्ट था। ये दोनों खास किरदार शांत भाव से बैठे थे और बड़े रथ में सिर्फ वही दोनों मौजूद थे। वे खामोश जरूर थे, लेकिन आधे खुले पर्दों से बाहर का हर नज़ारा देख रहे थे और बीच बीच में चीखें और हथियारों की टकराहट की आवाज़ भी सुन रहे थे। हालांकि काले स्कार्फ वाले डकैतों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन नीले कपड़े वाले गार्ड और सेवक उनसे कहीं बेहतर थे, इसीलिए लड़ाई फिलहाल बराबरी पर थी। विद्वान आदमी मुस्कुराया और बोला, लगता है ब्रदर ली को हाथ हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्शल स्काई एस्कॉर्ट अपने आप निपट लेगा। बड़ा आदमी जोर से हंसा। हाँ, अगर वो तीनों काले स्कार्फ वाले सरदार चुपचाप खड़े रहे तो मार्शल स्काई एस्कॉर्ट इन छोटे मोटों से निपट ही लेगा, लेकिन अगर वे तीनों भाई खुद मैदान में उतरे तो इन्हें टिकना मुश्किल होगा। आखिर वे तीनों जिंग प्रांत में अपनी क्रूरता के लिए मशहूर हैं। सुना है वो खून के रिश्ते वाले भाई हैं और उनके यूनाइटेड टेक्निक्स के सामने कोई साधारण एक्सपर्ट टिक ही नहीं पाता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की उत्तेजना की झलक आई। उसने अपनी उंगली मोड़ी और उसके हाथ से तेज चरमराहट की आवाज़ आई। साफ था, वो आदमी एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स में माहिर था। विद्वान आदमी ये देखकर हंस पड़ा। ब्रदर ली, तुम्हारी लड़ाई की ललक बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी ही है। बड़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, लिटिल ब्रदर हान, ये तो स्वाभाविक है। हमारी ली क्लैन तो मार्शल परंपरा से ही जानी जाती है। अगर हमें कोई अच्छा प्रतिद्वंदी दिखे तो उनकी ताकत परखने का मन करना लाजिमी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हान क्लैन हमेशा साहित्यिक विद्वता के लिए जानी जाती है और हर पीढ़ी में 1-2 लोग दरबार में अधिकारी बन ही जाते हैं। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा,
लेकिन मुझे हैरानी ये है कि हमारी एली और हान क्लैन का रिश्ता इतना गहरा कैसे है, जबकि हमारे बीच ज़्यादा समानता नहीं। हमारी दोस्ती कई पीढ़ियों से चली आ रही है और आज तक कायम है। विद्वान आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ, कुछ दिन पहले मैंने पुराने खत देखे और संयोग से कुछ पुरानी घटनाएं पढ़ी। अगर ब्रदर ली जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, बस मुझे भी यकीन नहीं कि सब सही है या नहीं। बड़े आदमी ने उत्सुकता से कहा, सच? हमारी लाई क्लैन में तो वंशावली लिखने की कोई परंपरा ही नहीं। कुछ मार्शल टीचिंग्स के अलावा और कुछ छोड़ा ही नहीं गया। हमारे कबीले की दोस्ती का इतिहास तो और भी अनजान है। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने दूर देखकर कहा, ठीक नहीं लग रहा। वो तीनों सरदार अब लड़ने आ रहे हैं। ये बात बाद में कर लेना, पहले मैं उन तीनों को संभाल लूं। फिर वो ऐसे रथ से बाहर निकला जैसे किसी ने उसे धनुष से छोड़ा हो। कुछ ही देर में उसकी हंसी की गूंज और दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। विद्वान आदमी ने आह भरी, सिर हिलाया और पर्दा बंद कर लिया। उसे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि उसे बड़े आदमी पर पूरा भरोसा था। एक प्याला चाय खत्म होने जितनी देर में बाहर का शोर थम गया। रथ का पर्दा फड़फड़ाया और बड़ा आदमी फिर अंदर आया। वो थोड़ा थका और उसके कंधे पर खून लगा था, लेकिन चेहरे पर चौड़ी हंसी थी। वो तीनों वाकई जबरदस्त थे। मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब जब सबने मेरी ताकत देख ली तो काले स्कार्फ वाले डकैतों का नामो निशान जिंग प्रांत से मिट गया। विद्वान आदमी ने हल्की अपराधी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हें साथ न लिया होता तो शायद मेरी जान यहीं चली जाती। मेरे दुश्मनों की नफरत इतनी गहरी है कि तुम्हें इसमें घसीटना पड़ा। बड़े आदमी ने सहजता से कहा, यह क्या बात हुई? हमारी ली क्लान जांगू में इतनी ऊंचाई पर हान क्लान की मदद से ही पहुंची है। मदद करना तो अपना ही काम है। विद्वान आदमी हंस पड़ा, सही कहा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। फिर उसका चेहरा शांत हो गया। साफ था, वो काफी खुले दिमाग का था। जब बड़ा आदमी अपने जख्म पर मरहम लगा रहा था, उसे अचानक पहले की बात याद आई। हाँ ब्रदर हान, अब तो बताओ, हमारे कबीले की दोस्ती का राज। मुझे सच में जानने की उत्सुकता है। विद्वान आदमी बोला, बिल्कुल। सच कहूँ तो ये दोस्ती गहरी और रहस्यमयी है। याद है 7 मिस्ट्रीज सेक्ट, जो कई दशक पहले जिंग प्रांत का सबसे बड़ा गुट था? हमारे पूर्वज वही मार्शल भाई थे। कहा जाता है कि मेरे बड़े चाचा ने तुम्हारे पूर्वज के साथ कसम खाई थी और दोनों ने भाईचारा बांधा था। हमारी दोस्ती उसी से शुरू हुई। और सुना है मेरे बड़े चाचा भी बहुत ताकतवर इंसान थे। कहा जाता है कि वो। जैसे ही विद्वान आदमी धीरे धीरे बोल रहा था, नीले कपड़े वाले गार्ड दोनों तरफ के शव दफन कर रहे थे और कारवां फिर से चल पड़ा। कुछ ही देर में रथों की कतार सुनसान रास्ते से ओझल हो गई। ग्रीन ऑक्स विलेज? हन ली आसमान में 1 किलोमीटर ऊपर तैर रहा था। उसका शरीर नीली रोशनी से ढका था। उसने नीचे गांव की ओर देखा और आंखों में शंका झलक उठी। कभी ये गांव बहुत छोटा था, बस कुछ किलोमीटर का, लेकिन अब वो इसे पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर भी आसपास का इलाका देखकर उसे यकीन हो गया कि यही उसका पैतृक गांव है। कई सालों की गैरहाजिरी में गांव अब एक चहल पहल वाला कस्बा बन चुका था। हान ली थोड़ी देर आसमान से देखता रहा, फिर कंसीलमेंट टेक्निक का सहारा लेकर एक सुनसान गली में उतरा। उसके बाद हाथ पीछे बांधे आराम से सड़क पर निकल पड़ा। नई नई इमारतें और घर देखकर उसने खुद से कहा, बहुत बदल गया है ये। उसे अनजाने में लगा कि अगर वो पश्चिम की ओर जाए तो वही जंगल और हरा भरा पहाड़ मिलेगा जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन ग्रीन ऑक्स विलेज में आए बदलाव देखकर उसके कदम भारी हो गए। चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में उम्मीद थी कि कुछ तो पुराना दिखेगा। पर वो निराश ही रहा, जब तक कि एक 3 रास्तों वाले चौराहे पर नहीं पहुंचा। वहां उसने सड़क किनारे एक पुराना टूटा फूटा ढाबा देखा। वो 2 मंजिला ढाबा बहुत जर्जर हो चुका था। उसके ऊपर पीला सा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था स्प्रिंग फ्रेग्रेंस। यही वो ढाबा था जिसे हान ली के तीसरे चाचा मोटे हान ने कभी चलाया था। हान ली ने ढाबे को देखा और उसकी आंखों में पुरानी यादें उमड़ आईं। तीसरे चाचा का गोल मटोल चेहरा, ढाबे के पीछे का छोटा आंगन, अंधेरा सा कमरा और स्वादिष्ट खाना। वो काला रथ जिस पर 7 मिस्ट्रीज सेक्ट का झंडा लहरा रहा था। और भी कई तस्वीरें दिमाग में साफ साफ उभर आईं। हान ली का चेहरा जटिल भावों से भर गया। उसकी आंखों में हल्की उदासी की झलक थी। वो ढाबे को देर तक देखता रहा, लेकिन जब राह चलते लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे तो उसे एहसास हुआ, आखिरकार कोई नौजवान अगर पुराने ढाबे को घूरता खड़ा हो तो लोगों को अजीब लगेगा ही। थोड़ी देर सोचे बिना उसने ढाबे के अंदर कदम रखे और हाथ पीछे बांधे हुए धीरे धीरे अंदर चला गया। छोटे से रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही एक नफीस कपड़े पहने वेटर ने हान ली का स्वागत किया। हान ली ऊपर वाली मंजिल पर नहीं गया, बल्कि पहली मंजिल के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने कुछ डिश ऑर्डर की और चुपचाप रेस्टोरेंट में हो रही सारी हलचल को देखने लगा। पहली मंजिल पर हर तरह के लोग बैठे थे, ठीक वैसे ही जैसे हान ली ने और रेस्टोरेंट्स में देखा था।
मजदूर हों या छोटे व्यापारी, सब मौजूद थे। लेकिन सबसे अलग दिख रही थी एक टेबल जहां 6 भारी भरकम आदमी बैठे थे। ये 6 आदमी बड़ी आसानी से 1 मीटर लंबा कपड़े का थैला अपने पास रखे हुए थे। हान ली को बिना स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल किए ही अंदाज़ा हो गया कि इनमें हथियार हैं। उनके एक जैसे यूनिफॉर्म देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। यह देखकर हान ली को अपने 7 मिस्ट्रीज सेक्ट के दिन याद आ गए। हान ली ने स्पिरिचुअल सेंस से उनकी बातें सुनी। जैसे उसने सोचा था वे एक किलिंग ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे। हान ली की रुचि जल्द ही खत्म हो गई और उसने ध्यान दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसी वक्त 2 नौजवान विद्वान स्कॉलर्स रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वे आराम से चलते हुए हंसते बतियाते अंदर आए। सुना है कि असिस्टेंट मिनिस्टर हान अपने गांव वापस लौटे हैं पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने। न सिर्फ प्रांत के बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आ रहे हैं, बल्कि फैन और ली परिवार भी अपने लोगों को भेज रहे हैं। लगता है हान क्लान इस बार का आयोजन बहुत भव्य बनाने वाला है। बिल्कुल, मैंने सुना है इस एंसेस्ट्रल ऑफरिंग के लिए हान क्लान ने दूर दराज के सभी साइड ब्रांच के लोगों को चिट्ठी भेजकर बुलाया है। यहाँ तक कि छोटे मोटे सरकारी अफसर भी श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हान, फैन और ली परिवार जल्द ही जिंग प्रोविंस के 3 बड़े परिवार बन जाएंगे। वाह, सोचो तो सही, हान क्लैन का अचानक इतना बड़ा उठान सिर्फ 100 सालों में हो गया। ये कितना अजीब है। इसमें अजीब क्या है, जब से हान क्लैन के एक सदस्य ने इंपीरियल एग्जाम्स में पहला स्थान हासिल किया, उनकी तरक्की रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाद की पीढ़ियों ने भी इंपीरियल एग्जाम्स में बेहतरीन रैंकिंग हासिल की। कई पीढ़ियों की लगातार सफलता से आज उनका इतना दबदबा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतनी बातें करते हुए दोनों स्कॉलर्स हान ली की बगल वाली टेबल पर बैठ गए। हान क्लैन। यह सुनकर हान ली ने तुरंत सोचा कि उनकी बातें सुनता रहे, लेकिन दोनों स्कॉलर्स ने विषय बदलकर साहित्य पर चर्चा शुरू कर दी। यह देखकर हान ली झुंझला गया। कुछ देर सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और उन स्कॉलर्स के पास चला गया। हान ली ने कहा, भाइयों, मेरा नाम हान ली है। क्या आप बता सकते हैं आप किस हान क्लैन की बात कर रहे थे? मुझे भी पूर्वजों की श्रद्धांजलि के लिए निमंत्रण मिला है, लेकिन मैं तो गांव से आया हूं और मुख्य परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। न ही मुझे पता है कि कहां जाना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दोनों स्कॉलर्स पहले तो चौंके, लेकिन हान ली को भी स्कॉलरली कपड़ों में देख और रिफाइंड अंदाज में बोलते देख बिना शक किए बोले, अरे तो आप भी हान क्लैन के हैं? हमें तो पहले समझना चाहिए था। वैसे यहाँ तो बस एक ही हान क्लैन है, 3 किलोमीटर वैली वाला हान क्लैन। 3 किलोमीटर वैली? यही तो वह छोटा गांव था जहां हान क्लैन पहले रहता था, क्योंकि पूरा गांव पहाड़ों के बीच सिर्फ 3 किलोमीटर में फैला था, इसलिए यही नाम पड़ गया। हान ली को अब पक्का यकीन हो गया कि वे उसी के रिश्तेदार हैं। हान ली ने शांति से कहा, अगर ऐसा है तो यह हान क्लैन सचमुच मेरा ही है। क्या आप दोनों मुझे परिवार के बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं? मैंने कभी एंसेस्टर ऑफरिंग में हिस्सा नहीं लिया है और मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। दोनों स्कॉलर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और हान ली का निरीक्षण किया। यह देखकर कि वह सचमुच बिना बुरी नीयत का है, वे बोले, हम आपको बस आम जानकारी दे सकते हैं जो सबको मालूम है। हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्कॉलर ने बताना शुरू किया, अगर भाई एंसेस्टर ऑफरिंग में जाना चाहते हैं तो तुरंत 3 किलोमीटर वैली मत जाइए। कई दशक पहले हान क्लैन वहां से निकलकर हान क्लैन कासल में रहने लगा था। वे सिर्फ एंसेस्टर ऑफरिंग वाले दिन ही 3 किलोमीटर वैली लौटते हैं। हान क्लैन। हान ली बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 4 घंटे बाद हान ली अपने पुराने पहाड़ों के ऊपर हवा में खड़ा था। वह नीचे नहीं उतरा, बस चुपचाप नजर डालता रहा। क्या ये वही छोटा गांव है? वह पीली मिट्टी की सड़कें, नीची दीवारें, घास फूस की झोपड़ियां और खेलते हुए बच्चे अब दिखाई नहीं देते थे। उनकी जगह बड़े आंगन, पक्की इमारतें, पत्थरों की सड़कें और अच्छे कपड़े पहने नौकर दिखाई दे रहे थे। पुराने दिनों का कोई निशान बाकी नहीं था। हान ली ने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि उसकी नज़र बीचों बीच बनी एक इमारत पर टिक गई। वह इमारत बाकियों से बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा मंजिलें थीं, इसलिए सबसे अलग दिख रही थी। उस इमारत के दरवाजे बंद थे और बाहर एक काला साइन बोर्ड लगा था जिस पर चांदी से लिखा था, हान क्लैन श्राइन। हान ली के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह झटके से गायब होकर उस इमारत के सामने प्रकट हुआ। मंदिर के सामने कई तगड़े प्रहरी खड़े थे, लेकिन हान ली ने इनविजिबिलिटी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए कोई उसे नहीं देख पाया। उसने उन पर सरसरी नज़र डाली और सीधे अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा, लंबी मेज़ों पर सैकड़ों की संख्या में एंसेस्ट्रल मेमोरियल टैबलेट्स रखी थीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए खाली जगह भी छोड़ी हुई थी। हान ली ने सभी टैबलेट्स पर नज़र डाली, लेकिन उसे कोई जाना पहचाना नाम नहीं मिला। उसने ऊपर जाने का फैसला किया और दूसरी मंजिल पर चढ़ गया।
दूसरी मंजिल के टैबलेट्स और भी भव्य और अहम थे। कई जगह इंसेंस बर्नर्स जल रहे थे और बीचों बीच एक बड़ा सा कड़ाहा रखा था। उसमें सुगंधित तेल भरा हुआ था और मोटी बत्ती तेज जल रही थी। माहौल बेहद गंभीर और पवित्र था। हनली वहीं ठिठक गया और सामने रखे टैबलेट्स पढ़ने लगा। हनजू, हनतिये, हनतियनशेंग, ये सब परिचित नाम ठंडी पट्टिकाओं पर लिखे थे। हानली का दिल भारी हो गया और सांस लेना मुश्किल लगने लगा। कहा जाता है कि डाओ निर्दयी होता है, लेकिन यह सिर्फ खुद को बहलाने वाली बात थी। हन ली भले ही इमॉर्टल बन गया था, लेकिन अपने जज्बात काट नहीं पाया था। वह बस उन्हें दिल के गहरे कोनों में दबाकर रखता था। हन ली धीरे धीरे टैबलेट्स के पास गया और उन्हें निहारने लगा। उसके जहन में लगातार अपने करीबी लोगों की यादें उमड़ने लगीं। कितना वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक दरवाजा खुलने की भारी आवाज ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, बिना कोई हरकत किए। दो मध्यम आयु के लोगों की आवाजें और कदमों की आहट सुनाई दी। ब्रदर ली, तुम बहुत अधीर हो। मैंने तो कहा था कि श्राइन विजिट के बाद ही तुम्हें वह लेटर दूंगा। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? पहले आदमी ने हल्की सी शिकायत भरे लहजे में कहा। दूसरे ने झेंपते हुए हंसकर कहा, है एस्टीम्ड ब्रदर हान, जब आपने कहा कि उस लेटर के आखिरी हिस्से में हमारे पूर्वज की छोड़ी हुई एक नेमलेस मार्शल आर्ट लिखी है, तो भला मैं कैसे रुक पाता। मुझे तो हैरानी है कि ली क्लैन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं, इसलिए मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। लेकिन आपने उसे श्राइन में क्यों रखा है? अगर कोई चुरा ले तो? पहली आवाज ने आत्मविश्वास से कहा। भला कौन इतनी मूर्खता करेगा कि किसी क्लैन के एंसेस्ट्रल हॉल से कुछ चुराने की सोचे? भले ही हमारा हान क्लैन कोई खतरनाक जगह न हो, लेकिन हमारे पास कई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। आम लोग तो पास भी नहीं आ सकते, और अगर कोई चुरा भी ले तो उसे हमारे बदले का डर रहेगा। सही कहा, दूसरे आदमी ने हामी भरी। कदमों की आहट और पास आई, और तभी एक स्कॉलरली आदमी और घनी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी ऊपर की मंजिल पर दिखाई दिए। दोनों पहले तो मुस्कुराते हुए आए, लेकिन हान ली को देखकर उनके चेहरे जम गए। घबराकर दाढ़ी वाला आदमी तुरंत आगे बढ़ा और स्कॉलरली आदमी को ढकते हुए बोला, क्या चालाक चोर हो तुम, यहाँ घात लगाकर बैठे हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकलोगे। यह कहते ही उसने मुट्ठियां कसी और हन ली पर झपटा, लेकिन उससे पहले ही एक जबरदस्त दबाव वाली आंधी उस पर टूट पड़ी। हान ली वहीं खड़ा रहा, अपनी जगह से हिला भी नहीं। एक दबा दबा सा धड़ाम हुआ और बड़े आदमी की मुट्ठी हान ली की पीठ पर पड़ी। बड़ा आदमी हक्का बक्का रह गया, लेकिन जब उसने हान ली के शरीर से नीली रोशनी चमकती देखी तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। जैसे ही उसने दूसरा वार करने की कोशिश की, वो खुद ही उड़कर पीछे जा गिरा। बीच उम्र का वो पढ़ा लिखा आदमी, स्कॉलर, तुरंत हैरानी में भर गया, लेकिन जैसे ही बड़े आदमी का भारी शरीर गिरा, अचानक उसकी गिरावट धीमी हो गई और वो ऐसे जमीन पर उतरा जैसे बहुत हल्का हो, जैसे रुई का फाहा। उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। ब्रदर ली, तू ठीक तो है ना? कहीं अंदर से चोट तो नहीं लगी? वो स्कॉलर आदमी भले ताकतवर नहीं था, लेकिन उसे पता था कि जियांगहू मार्शल आर्ट से बिना निशान छोड़े भी गंभीर चोट लग सकती है, इसीलिए वो फिक्रमंद था। बड़े आदमी ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके शरीर को कोई चोट नहीं है। वो हैरानी में बुदबुदाया, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी स्किल वाकई समझ से बाहर है, लेकिन लगता नहीं कि वो दुश्मनी रखता है। ये सुनकर स्कॉलर थोड़ा चैन में आया। उसने हान ली की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, महान योद्धा, मैं हान क्लैन का मास्टर हूँ, हन तियन च्याओ। क्या आप खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं? हान क्लैन मास्टर। हान ली धीरे धीरे पलटा। आह, तुम? नामुमकिन। हूँ, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? हान ली कुछ बोलता उससे पहले ही स्कॉलर और बड़ा आदमी दोनों उसके चेहरे को देखकर चौंक उठे। स्कॉलर को कुछ याद आया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बड़ा आदमी भी चौंक कर समझ गया और उसका भी चेहरा बिगड़ गया। हान ली भौहें चढ़ाकर बोला, तुम मुझे पहचानते हो? उसने दोनों की तरफ देखा और महसूस किया कि कहीं ना कहीं चेहरे जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन उसने उस बात को मन में ही छोड़ दिया और हल्की मुस्कान दबा ली। स्कॉलर ने हान ली को घूरते हुए हर शब्द को तौलकर कहा, आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको जवाब न पता हो। आपका चेहरा हमारे हान क्लैन के 4th ग्रेट अंकल जैसा ही है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? 4th ग्रेट अंकल? हान ली सुनकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि वो खुद अपने भाइयों में चौथे नंबर का था, मतलब बात उसी पर ही हो रही थी। लेकिन ये अजीब था कि इतने सालों से वो किसी रिश्तेदार से मिला ही नहीं था, तो फिर इन्हें उसकी शक्ल कैसे पता चली? हान ली मुस्कुराकर बोला, अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे 4th ग्रेट अंकल जैसा हूँ? ये तो मेरी अपनी ही शक्ल है। स्कॉलर गुस्से में ठंडे स्वर में बोला, चेहरे मिलते जुलते बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, बल्कि तुम हान क्लैन के एंसेस्ट्रल हॉल में भी खड़े हो, और कौन सा सबूत चाहिए? हान ली का चेहरा ढीला पड़ गया और उसने प्रभावित होकर कहा, तुम्हारा जवाब वाकई सही है। तुम सच में रॉयल कोर्ट के ऑफिशियल कहलाने लायक हो। हान क्लैन की आज की तरक्की वाकई आने वाली पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा है। स्कॉलर का चेहरा कठोर हो गया और वो गुस्से से बोला, क्या क्या तुम सच में हमारे पूर्वज होने का नाटक करने वाले हो?
हान ली हंसकर बोला, नाटक? मुझे क्यों करना होगा? बल्कि तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी शक्ल का पता कैसे चला? मुझे तो याद है कि जब से मैं घर छोड़ा परिवार ने मेरा चेहरा देखा ही नहीं। क्या 7 मिस्ट्री सेक्ट ने तुम्हें मेरी तस्वीर दिखाई? हान ली की नज़र अचानक दाढ़ी मूंछ वाले बड़े आदमी पर गई। उसने आंखें सिकोड़ते हुए गौर किया और पहचान लिया कि वो उसे क्यों जाना पहचाना लग रहा था। हूँ, तुम्हारा नाम ली है? क्या तुम ली फेयू से जुड़े हो? बड़े आदमी का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। तू तू हमारे क्लैन एंसेस्टर का नाम कैसे जानता है? लगता है तू हमारे ली क्लैन के बारे में काफ़ी कुछ जानता है। हान ली मुस्कुरा दिया। स्कॉलर 7 मिस्ट्रीज सेक्ट और ली फेयू का नाम सुनते ही चौंक गया और ठिठक कर बोला, अगर तुम बार बार कह रहे हो कि तुम हमारे एंसेस्टर के छोटे भाई हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि हमारा हान क्लैन का ग्रेट अंकल गायब हो गया था और अब तुम 200 साल बाद अचानक सामने आ गए हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो उम्र का कोई असर नहीं लगता। स्कॉलर को ये बात हाल ही में एक चिट्ठी से पता चली थी। क्या ये आदमी भी उसी चिट्ठी को जानता है? ये सोचते हुए स्कॉलर की नज़र अनायास ही एंसेस्ट्रल हॉल के मेज़ की तरफ चली गई जहां मेमोरियल टैबलेट्स रखी थीं। असल में वही चिट्ठी उनमें छिपी हुई थी। हान ली ने उस अजीब नज़र को पकड़ लिया और अपने स्पिरिचुअल सेंस से तुरंत स्कैन किया और उस चिट्ठी को खोज निकाला। हान ली ने हाथ उठाया और सीधे मेज़ की तरफ इशारा किया। दोनों आदमी अगले ही पल हैरान रह गए। मेज़ से रोशनी चमकी और एक पीली किताब नीली रोशनी में लिपटी हुई उड़कर हान ली के पास आ गई। हान ली ने उसे हाथ में थाम लिया और हल्के झटके से नीली रोशनी गायब हो गई। उसने बेपरवाही से उसे पलटना शुरू कर दिया। स्कॉलर भले ही ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ये सब देखकर उसका गला सूख गया। उसने चोरी छिपे बड़े आदमी की तरफ देखा। बड़े आदमी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जिसमें खुशी और डर दोनों झलक रहे थे। स्कॉलर अभी भी हैरान था कि तभी बड़ा आदमी झुककर गहरी सलामी देते हुए बोला, क्या आप सच में इमॉर्टल कल्टीवेटर हो? अगर आप इमॉर्टल हो तो जाहिर है आप हम जैसे मॉर्टल्स के मामलों में दिलचस्पी नहीं लोगे। लेकिन सीनियर, क्या आपके पास कोई कीपसेक है जिससे आपकी पहचान साबित हो सके? आखिर यह मामला बहुत बड़ा है, सिर्फ बातों से यकीन करना आसान नहीं है। स्कॉलर ये सुनकर दंग रह गया, लेकिन लेजेंड्स याद आते ही उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने हनली को श्रद्धा भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। हनली मुस्कुराया, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के बारे में जानते हो। कमाल है, लगता है तुम वाकई ली फेयू के वंशज हो। यकीन नहीं होता कि ली फेयू की संतानें हान क्लैन से जुड़ गईं। कीपसेक की बात करें तो मुझे याद नहीं, उस समय मैं दाव की तलाश में था और जल्दी में घर छोड़ दिया था। यहाँ तक कि ब्रदर ली से विदा भी नहीं ली थी। मैंने बस उसके लिए एक पर्ची और कुछ मेडिसिन पिल्स छोड़े थे। बड़े आदमी ने चौंक कर कहा, मेडिसिन पिल्स? क्या हमारे सेक्ट के श्राइन में जो बॉटल्स रखी हैं वो सीनियर ने ही छोड़ी थीं? हान ली ने लंबी सांस लेकर उदास स्वर में कहा, बहुत पहले तुम्हारे एंसेस्टर ने मार्शल आर्ट्स में तेजी से आगे बढ़ने के लिए एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल्स का इस्तेमाल किया था। भले ही मैंने मेडिसिन छोड़ी थीं, मुझे डर है कि वो लंबी उम्र तक जी ही नहीं पाया। बड़े आदमी ने झिझकते हुए कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मेरे पिता अभी जिंदा हैं, शायद उन्हें इस बारे में पता हो, क्योंकि ये गुप्त बातें हर जेनरेशन के क्लैन लॉर्ड को ही बताई जाती हैं। अगर सीनियर अनुमति दे तो मैं तुरंत खबर भिजवाता हूँ ताकि सच पता चल सके। असल में वो पहले से ही लगभग मान चुका था, क्योंकि उनके एंसेस्टर की मौत वाकई कम उम्र में हुई थी। हान ली ने हाथ हिलाया और दुखी स्वर में बोला, ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ हंगामा करने नहीं आया, बस अपने मन से सांसारिक चिंताओं को उतारना चाहता था। अब जब मैंने देख लिया कि हान क्लान और मेरे पुराने दोस्त के वंशज अच्छे से फल फूल रहे हैं तो मेरा मन हल्का हो गया। ये सुनकर बड़ा आदमी घबरा गया और स्कॉलर को आंखों से इशारा करने लगा। उसे समझ आ गया था कि अगर हान और ली क्लैन के पास इमॉर्टल कल्टीवेटर एंसेस्टर का दावा हो गया तो इसका क्या मतलब है। स्कॉलर को तो और भी अच्छे से पता था कि इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, अगर आप सच में मेरे ग्रेट अंकल हो तो मेरे पास आपकी पहचान तुरंत साबित करने का तरीका है। हमारे हान क्लैन श्राइन में हमारे एंसेस्टर्स की कुछ पुरानी चीज़ें रखी हैं। अगर सीनियर उन्हें पहचान ले तो हमें कोई शक नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ हान क्लैन मास्टर की निगरानी में रहती हैं और कोई और उन्हें पहचान ही नहीं सकता। हान ली बोला, पुरानी चीज़ें? अच्छा, ले आओ, लेकिन याद रहे मैंने घर बहुत कम उम्र में छोड़ा था तो शायद सब याद ना हो। स्कॉलर ने झुककर कहा, सीनियर चिंता मत कीजिए, ये चीज़ें उनके गरीबी के दिनों की हैं, सीनियर इन्हें पहचान लोगे, मैं अभी लाता हूँ। वो झुककर सलाम कर नीचे चला गया। थोड़ी हलचल के बाद वो ऊपर लौटा और हाथ में लाल कपड़े से ढकी हुई एक ट्रे लेकर आया। उसने आदरपूर्वक वो हान ली को पेश की। हान ली ने कपड़ा हटाया और अंदर रखी पुरानी चीज़ें देखीं। हान ली के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। ओह, तो ये वही चीज़ें निकलीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि इन्हें फिर देखूंगा। स्कॉलर घबराकर बोला, सीनियर इन्हें पहचानते हो? हान ली ने कहा, मैं इनमें से ज़्यादातर पहचानता हूँ, लेकिन 3 चीज़ें मेरे घर छोड़ने के बाद ली गईं, वो मैं नहीं जानता किसकी हैं।
ये गुलेल और छोटा धनुष मेरे दूसरे बड़े भाई हांटी के थे। उसे बचपन में खेलना बहुत पसंद था। ये लकड़ी की जूड़ा कांटी मेरी माँ की सबसे प्यारी चीज़ थी। ये हुक्का। हान ली हर चीज़ उठाकर ऐसे बता रहा था जैसे वो सब बहुत अच्छे से जानता हो। स्कॉलर ये सुनकर मान ही गया। अब कोई शक नहीं रहा था। हान ली को आगे बोलने का मौका दिए बिना उसने बड़े आदमी का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर गहरी सलामी दी। ये नालायक वंशज हान तियानच्याओ अपने फोर्थ ग्रेट अंकल को पहचानता है। मैं दिल से चाहता हूँ कि ग्रेट अंकल मेरी पहले की नालायकी माफ करे। इतना कहकर स्कॉलर शर्म से नजरें झुका गया। बड़े आदमी ने भी वही गंभीर और आदरपूर्ण सलामी दी। जब दोनों ने हान ली को आदर से झुककर नमस्कार किया तो हान ली के अंदर एक अजीब सा एहसास उठने लगा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे कहा, जिस साल मैं गांव छोड़कर दाव की तलाश में निकला था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हान क्लैन इतना बड़ा और ताकतवर बन जाएगा। सच ही कहा गया है, दुनिया के हालात को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों खड़े हो जाओ। इतने सालों से मैं घर नहीं लौटा तो हान क्लैन के लिए मैं अब एक अजनबी जैसा हूँ। इतनी ज्यादा औपचारिकता की जरूरत नहीं है। वो बीच उम्र का स्कॉलर आदर के साथ खड़ा हुआ और बोला, ग्रेट अंकल, आप गलत कह रहे हो। अगर हम नालायक वंशजों को पता होता कि आप अब भी जिंदा हो तो हम जरूर अपने फर्ज निभाने के लिए लोग भेजते। हनली ने हाथ हिलाकर शांति से कहा, फर्ज निभाना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस देखने आया हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। इमॉर्टैलिटी की तलाश करने वाले के लिए बेहतर है कि वो सांसारिक रिश्तों में ज्यादा न उलझे। स्कॉलर घबरा कर बोला, ग्रेट अंकल, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? क्या आप थोड़ा और नहीं रुकेंगे और किले में बाकी हान क्लैन के जूनियर्स को नहीं देखेंगे? हान ली ने आह भरते हुए अफसोस के साथ कहा, जब मैं यहाँ आया तो हान क्लैन कासल के ऊपर से गुजरा और अपनी स्पिरिचुअल सेंस से अंदर सबको देख लिया। अफसोस, इतने सारे हान क्लैन के लोग हैं लेकिन किसी में भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है। उनका मेरे साथ कोई भाग्य नहीं जुड़ा, वरना मुझे एक दो वंशजों को कल्टीवेशन के रास्ते पर अपने साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। स्कॉलर के चेहरे पर निराशा झलक गई और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि हमारी क्लैन भले ही समृद्ध हो पर हम में से कोई भी ग्रेट अंकल के साथ इमॉर्टैलिटी की राह पर चलने की किस्मत नहीं रखता। हनली ने सिर हिलाते हुए कहा, केवल वो ही इमॉर्टल कल्टीवेटर्स बन सकते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल रूट्स हों। ऐसा व्यक्ति तो 10,000 में से भी शायद ही मिले। तो फिर कुछ 100 हान क्लैन के सदस्यों में से किसी के पास स्पिरिचुअल रूट्स न होना बिल्कुल सामान्य है। बल्कि मेरी नज़र में तो ये और भी अच्छा है कि हान और ली क्लैन कल्टीवेशन वर्ल्ड से बाहर ही रहें। इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत उथल पुथल में है, यहाँ तक कि पूरे कबीले भी खत्म कर दिए जाते हैं। अगर हान क्लैन इसमें फंस गया तो बहुत बुरा होगा। स्कॉलर पहले हैरान हुआ, फिर ईमानदारी से बोला, इसका मान ग्रेट अंकल ने जो कहा मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। फिर हान ली की नज़र उस बड़े घनी दाढ़ी वाले आदमी पर गई। तुम ली फेयू की कौन सी पीढ़ी के वंशज हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी जल्दी से सिर झुकाकर बोला, जूनियर का नाम ली फेंग है। मैं ली फेयू की 11वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मैं ग्रेट अंकल हान को प्रणाम करता हूँ। हान ली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उस वक़्त मेरा और ली फेयू का काफ़ी गहरा रिश्ता था, इसीलिए ये सही है कि तुम मुझे ग्रेट अंकल कहो। अभी तुमने तियांगसियाओ की अच्छी तरह रक्षा की। इससे साफ दिखता है कि इन सालों में ली क्लैन ने हमारे हान क्लैन का काफ़ी ख्याल रखा है। हान क्लैन एंसेस्टर का छोटा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा। ये लो कुछ मेडिसिन पिल्स, ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत काम की होंगी। इनसे तुम्हारी ली क्लैन की युवा पीढ़ी को इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेशन में काफ़ी आसानी होगी। इन्हें अभी के लिए स्वीकार कर लो। हानली ने अपने स्टोरेज पाउच पर हाथ मारा और 8 रंग बिरंगी छोटी बोतलें निकालकर उस आदमी को दे दी। ली फंग खुशी से फूला न समाया और जल्दी जल्दी धन्यवाद कहते हुए बोतलें ले ली। जियांगहू मार्शल आर्टिस्ट्स इनर स्ट्रेंथ तो कल्टीवेट करते हैं लेकिन इसमें भी जवानी का बड़ा हिस्सा लग जाता है। इन दवाओं से ली क्लैन से कई एक्सपर्ट्स निकलेंगे। स्कॉलर भी अपने दोस्त के लिए खुश था लेकिन उसकी नज़र हन ली की ओर उम्मीद भरी हो गई। हन ली ने जब ये देखा तो हल्की मुस्कान दी और अपनी कमर से एक स्पिरिट बीस्ट पाउच निकालकर थपथपाया। कुछ ही पल में 1000 से भी ज्यादा ब्लैक टेंटेड गोल्ड डिवाउरिंग बीटल्स निकलकर 3 मीटर चौड़ा काला सुनहरा चांदी रंग का बादल बन गए, जैसे मानो सूरज की चमकती कणिकाएं उनके सामने हों। स्कॉलर और बड़ा आदमी ये देखकर दंग रह गए। हन ली ने बिना कुछ बोले उंगली हिलाई और कीड़ों का झुंड बदलकर एक ट्राई कलर्ड तलवार में तब्दील हो गया। हन ली ने हाथ बढ़ाया और तलवार गूंजती हुई उसकी हथेली में आ गिरी। ये नज़ारा देखकर दोनों पूरी तरह निशब्द हो गए। हन ली ने तलवार को सहलाया और उसके चेहरे पर लंबे समय तक बदलते हुए भाव आते रहे। फिर उसने आह भरी और तलवार पर एक एजर मिस्ट फूंक दी। चमकदार हरे रंग की रोशनी के साथ तलवार पर एक साधारण हरी म्यान आ गई। हान ली ने दोनों हाथों से तलवार को सीने के सामने क्षैतिज पकड़ा और एक चमकदार जेड का टुकड़ा निकाल लिया। हान ली गंभीर आवाज में बोला, ये तलवार मैंने स्पिरिट बीटल्स से रिफाइन की है। ये अपने आप लोगों को मार सकती है।
मैं इसे हान क्लैन के एंसेस्ट्रल श्राइन में छोड़ रहा हूँ ताकि अगर कभी हान क्लैन का पूरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो ये तलवार कबीले को बचाने का सहारा बने। लेकिन याद रखना, ये तलवार मेरी सीधी काबू में नहीं है। जब भी तलवार निकाली जाएगी, श्राइन के बाहर 5 किलोमीटर की सीमा में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना। हन ली ने जेड पेंडेंट उठाया और बोला, ये पेंडेंट मेरे एसेंस का एक अंश रखता है। इसके बिना तलवार को निकाला ही नहीं जा सकता। इसे आगे के क्लैन लॉर्ड्स के पास सुरक्षित रखना। ये सब देख और सुनकर स्कॉलर को अब कोई शक नहीं रहा। वो खुशी से बोला, ये नेफ्यू ग्रेट अंकल की हर बात याद रखेगा। हन ली मुस्कुराया, लेकिन तलवार और जेड पेंडेंट तुरंत नहीं दिया। उसने गंभीरता से आगे कहा, यह भी याद रखना कि ये तलवार जिस स्कैबर्ड में सील्ड है वो स्पिरिचुअल छी से बनी है। गोल्ड डिवोरिंग सोर्ड सिर्फ 3 बार निकाला जा सकता है। हर बार स्कैबर्ड कमजोर होगा और तीसरी बार के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये तलवार फिर से स्पिरिट बीटल्स में बदल कर गायब हो जाएगी। हान क्लैन को 3 मौके मिलना मेरे हिसाब से एंसेस्टर के छोटे भाई का एक अच्छा तोहफा है। इस दुनिया में कोई भी भाग्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। बुरे मकसदों या चालबाजी से बचाने के लिए तलवार जब तक म्यान में रहेगी, श्राइन से बाहर नहीं जा सकती, वरना ये तुरंत गायब हो जाएगी। उम्मीद है तुम लोग इस तलवार का सही इस्तेमाल करोगे और हान क्लैन को कई सालों तक फलने फूलने दोगे। अगर बाद में हान क्लैन फिर से आम इंसानों की तरह हो जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। ये कहकर हान ली ने तलवार और जेड स्कॉलर को सौंप दी। स्कॉलर ने बार बार धन्यवाद कहा और सिर झुकाकर उन्हें श्राइन के मेज पर रख दिया। फिर वापस जाकर हान ली से अगले आदेश का इंतजार करने लगा। हान ली उसके आदरपूर्ण व्यवहार से संतुष्ट हुआ। थोड़ी देर सोचकर उसने 2 हल्के पीले मेडिसिन पिल्स निकाले और स्कॉलर और बड़े आदमी को एक एक दे दिया। उनकी हैरानी देखकर हान ली मुस्कुराया और बोला, वो दोनों चीज़ें हान और ली क्लैन के लिए थीं, लेकिन तुम दोनों भी मेरे जूनियर्स हो और खुद मुझे ग्रेट अंकल मान चुके हो, तो ये माना जा सकता है कि हमारा कुछ भाग्य जुड़ता है। इसीलिए तुम्हें भी कुछ लाभ देना ठीक है। ये दोनों पिल्स मुझ पर असर नहीं करते, लेकिन मॉर्टल्स की उम्र बढ़ाते हैं और शरीर मजबूत करते हैं। इन्हें लेने के बाद तुम दोनों कम से कम 100 साल तक जियोगे। मैनी थैंक्स फोर्थ ग्रेट अंकल, मैनी थैंक्स ग्रेट अंकल हान। दोनों ने उत्साहित होकर बोतलें लीं और बार बार धन्यवाद कहा। दोनों की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। हान ली ने सिर हिलाया और चारों तरफ देखा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी बातों से लगता है कि मेरी कोई पोर्ट्रेट छोड़ी गई है। अगर वो एंसेस्ट्रल श्राइन में है तो मुझे दिखा सकते हो, और ये भी बताओ किसने बनाई थी। स्कॉलर तुरंत बोला, पोर्ट्रेट तो यहीं इसी मंजिल पर है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। वो एक साधारण सी दीवार के पास गया और उसे धक्का दिया। एक आवाज़ के साथ दीवार का हिस्सा पलट गया और अंदर 6 रेशमी पोर्ट्रेट्स टंगी दिखीं। हान ली आगे बढ़ा और ध्यान से पोर्ट्रेट्स देखने लगा। उसमें 17 साल का एक मुस्कुराता हुआ नौजवान था। वो खुद हान ली का ही पोर्ट्रेट था। स्कॉलर पीछे खड़े होकर धीरे से बोला, कहा जाता है कि ये पोर्ट्रेट हमें ली क्लैन एंसेस्टर ने दिया था, लेकिन इसका चित्रकार कौन है ये किसी को नहीं पता। हान ली जैसे अनसुना कर रहा था। उसकी नज़र आगे बढ़कर उसके पिता के पोर्ट्रेट पर गई। वो शाही कपड़ों में थे, पहले से बूढ़े लग रहे थे लेकिन बेहद खुश दिख रहे थे। हान ली के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। फिर उसने बाकी पोर्ट्रेट्स देखे। बाकी सब पोर्ट्रेट्स में सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। हान ली को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि उन्हें अपने भाइयों के चेहरे से जोड़ सके। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा और वो वहीं खड़ा रह गया। स्कॉलर और बड़ा आदमी चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर बाद हान ली बुदबुदाने लगा। दोनों उसकी बातें सुनना चाहते थे, लेकिन तभी एक तेज एज़्योर लाइट ने उनकी आंखें चौंधिया दी। जब तक उनकी नज़रें साफ हुई हुई। हान ली वहां से गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। भले ही मैं इस महाद्वीप पर एक काफ़ी काबिल इमॉर्टल हूँ, पर मेरे भी कई भयानक दुश्मन हैं। आज की बात किसी से मत कहना। जब तक ये राज छिपा रहेगा और गोल्ड डिवोरिंग स्पिरिट सोर्ड बाहर वालों को नहीं दिखेगा, इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग तुम्हें ढूंढने नहीं आएंगे। अब मैं ग्रेट डाओ और इमॉर्टैलिटी की तलाश में पूरी तरह लग जाऊंगा और हन क्लैन के मामलों में कोई दखल नहीं दूंगा। अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही उसकी आवाज़ भी अचानक खत्म हो गई। स्कॉलर और बड़ा आदमी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। यह पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है।